बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड रियाजुद्दीन स्कूल ऑन फिज़िक्स, इसकी जो है एक्टिविटी चल रही है। इसका तीसरा आज लेक्चर है। तो तीसरा जो लेक्चर है पार्टिकल फ़िज़िक्स का, इस लेक्चर का जो टाइटल है वो है फंडामेंटल इंटरेक्शंस एंड यूनिफिकेशन स्कीम्स। इससे पहले जो दो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने जितने भी पार्टिकल्स हैं आज तक हमें जिनके बारे में मालूम है उनके बारे में हमने जाना और उनकी क्लासिफिकेशन देखी। तो उसके बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं, कौन कौन सी इंटरेक्शंस हैं जिनके थ्रू ये तमाम पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इन फोर्सेस को यूनिफाई करने के लिए जो डिफरेंट स्कीम्स यूज़ की गई हैं उन स्कीम्स का हम आज जिक्र करेंगे। तो और अगर टाइम मिला तो और चंद एक चीज़ें रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो नहीं, असल में आज वो कंप्लीट स्क्रीन शेयरिंग है। जी, तो अब इसकी पहले मैं आउटलाइन बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस की थ्योरी देखेंगे, उसके मीडिएटर्स कौन कौन से हैं और उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन हम डिटेल की तरफ आएंगे। जो सबसे पहली फोर्स होगी दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसकी थ्योरी एक स्टडी करेंगे, दैट इज़ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो कपलिंग कांस्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। इसके जो डिफरेंट स्कैटरिंग प्रोसेस हैं उनकी फाइनमैन डायग्राम्स बनाएंगे, जिसमें बाबा स्कैटरिंग है, मोलर स्कैटरिंग है, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन है, कॉम्पटन स्कैटरिंग है, और फोर वर्टिसेस एंड फॉरबिडन कुछ डायग्राम्स, यानी कि जो फाइनमैन रूल्स के तहत पॉसिबल नहीं है, या डिफरेंट कंजर्वेशन जो लॉज हैं वो उसको वायलेट करती हैं डायग्राम्स, तो वो उस तरह से पॉसिबल नहीं होगी। तो वो डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे, टाइम पे डिपेंड करता है कि अगर हमें टाइम मिला तो उस सूरत में हम क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बाद क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स को एक्सप्लेन करेगा। तो फंडामेंटल फोर्सेस से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस में जो फंडामेंटल फोर्सेस में जो सबसे पहली फोर्स है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी बहुत पहले से हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसकी जो क्लासिकल थ्योरी है वो न्यूटन ने पेश की थी। न्यूटन से अगर पहले बात कर लें तो सबसे जो बुनियादी इसका नज़रिया था ग्रेविटेशन के बारे में वो एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का आइडिया ये था कि हर चीज़ अपने माखज़ से प्यार करती है। तो उसका ये कहना था कि क्योंकि फल जो है वो दरख्त पे लगता है और दरख्त ज़मीन से निकलता है, तो इसलिए फल जब गिरेगा वो ज़मीन की तरफ ही गिरेगा। ये उसका एक बुनियादी फ़िलासफ़ी थी जो उसने सबसे पहले ग्रेविटेशन का समझने के आइडिया दिया। अच्छा, फिर इसको मैथमेटिकली सबसे पहले जो पेश किया वो न्यूटन ने एक पूरी इसकी थ्योरी बनाई, दैट इज़ न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ। तो उसके बाद इसमें जो खामियां रह गई थी वो फिर आइंस्टाइन ने इसको डिस्कस करना शुरू किया। आइंस्टाइन ने जो है जनरल रिलेटिविटी के थ्रू इसको डिस्कस किया। लेकिन लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो जनरल रिलेटिविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्योंकि डिफरेंट रेंज में आ जाती है, उसको हम पार्टिकल फिज़िक्स में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बहरहाल यहाँ बताने का मकसद ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस में से वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जो पहली थ्योरी है वो मैक्सवेल ने पेश की। क्लासिकल थ्योरी मैक्सवेल की है। मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में आप वेरी फेमिलियर है। मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो उसकी जो मैक्सवेल इक्वेशंस है उसमें उसने सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिटेल से कवर किया है। और मैक्सवेल के बाद फिर फाइनमैन, श्विंगर, टोमोनागा, इन सब ने इसकी क्वांटम थ्योरी जनरेट की। ठीक है, लेकिन इनमें जो एट्रीब्यूट किया जाता है वो फाइनमैन को ही किया जाता है। फाइनमैन की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसकी क्वांटम थ्योरी डेवलप करने में, और इसकी क्वांटम थ्योरी को हम नाम देते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसको इन शॉर्ट QED भी कहा जाता है।
और इसके कंपैरिजन में हम अगर देखें न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस मौजूद हैं वो दो किस्म की फोर्सेस हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है और दूसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का आइडिया फर्मी ने दिया था और इसको फिर फाइनलाइज वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन दोनों को यूनिफाई करके एक यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की गई, दैट इज़ GWS थ्योरी, दैट स्टैंड्स फॉर ग्लेशियो विनबर्ग एंड स्लाम थ्योरी, और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। और फिर एक फोर्स है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो बुनियादी नज़रिया था वो युकावा का था। युकावा ने न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स कैसे आपस में बंधे हुए हैं या उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस एक्सचेंज होती हैं, तो उसने उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स का नाम दिया। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की जो थ्योरी है इसको क्रोमोडायनामिक्स का नाम दिया जाता है। क्रोमोडायनामिक्स की डिटेल आगे आ जाएगी कि क्यों इसको क्रोमोडायनामिक्स कहा जाता है। मैं जस्ट एक ब्रीफ आपको आइडिया दे दूँ। क्रोमो बेसिकली क्रोम से है, क्रोम कलर को कहा जाता है। तो आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि स्ट्रॉन्ग फोर्स में जो एक बुनियादी इंट्रिंसिक इसकी प्रॉपर्टी थी वो कलर चार्ज था। तो कलर चार्ज के हवाले से इसको कलर के रिस्पेक्ट से इसको क्रोम यानी कि क्रोमोडायनामिक्स का नाम दिया जाएगा। तो इसकी जो क्वांटम थ्योरी है उसको क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स का नाम दिया जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम इसमें कवर नहीं कर रहे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी का नाम लिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी को जियोमेट्रोडायनामिक का नाम दिया जाएगा। और जियोमेट्रोडायनामिक की क्वांटम थ्योरी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, लेकिन उसके बारे में डिफरेंट आइडियाज़ हैं, कंस्पायरेसी थ्योरीज़ भी हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसकी क्वांटम थ्योरी पॉसिबल नहीं है, कुछ लोग इस पर बिलीव करते हैं। तो दैट्स वाई अभी ये एक कंस्पायरेसी थ्योरी है, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ग्रेविटेशन को बिल्कुल भी हम पार्टिकल फिजिक्स में कवर नहीं करेंगे। अब ये जो चार आपके सामने फोर्सेस लिखी हुई हैं, वन बाय वन हम तीन फोर्सेस को जो आखिर पे लिखी हुई हैं, तीन फोर्सेस, पहली को छोड़ के बाकी तमाम फोर्सेस को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली फोर्स पे अच्छा, इसके बारे में यही थ्योरी जो अभी मैंने बताई थी। तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करती हैं, और आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो जनरल रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करती है। और इसी तरह डिराक इक्वेशंस है, और डिराक के अलावा क्लाइन गार्डन इक्वेशन है जिसको KG इक्वेशन का भी नाम दिया जाता है। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ही डील करती हैं, जिसमें एक इक्वेशन ऐसी होगी जो कि स्पिन हाफ पार्टिकल, स्केलर पार्टिकल लाइक आपके पास है कोई भी हम स्पिन हाफ पार्टिकल फर्मियन ले लें तो उसके लिए डिराक इक्वेशन होगी, और जो बोसॉन्स हैं स्पिन ज़ीरो पार्टिकल्स उनके लिए KG इक्वेशन क्लाइन गार्डन इक्वेशन होगी। और QCD जो है क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, या इसका दूसरा नाम क्वांटम फ्लेवरोडायनामिक्स, सॉरी QCD नहीं, QCD के अलावा जो QFD लिखा हुआ है क्वांटम फ्लेवरोडायनामिक्स, फ्लेवर से है, फ्लेवर बिलोंग करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स के साथ। तो इसलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो थ्योरी है उसको QFD का नाम दिया जाता है, क्वांटम फ्लेवरोडायनामिक्स। QCD जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स उसका नाम है। तो यंग मिल्स इक्वेशंस जो है दोनों को डील करती हैं। तो ये आपको थोड़ी सी मैंने फंडामेंटल इक्वेशंस बताई हैं जिनके थ्रू आप इन तमाम फील्ड्स को स्टडी कर सकते हैं। अब इनकी रेंज की अगर बात की जाए, जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं इनकी रेंज क्या है, यहाँ पे मैंने जस्ट एक इक्वेशन लिखी है। ये वेरी फेमिलियर इक्वेशन है, दैट इज़ बेसिकली कूलम्स लॉ, या इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ का नाम दिया जाता है। तो इसकी बिल्कुल रिजेंबलेंस है ग्रेविटेशन जो लॉ है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, उसको भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ही कहा जाता है। तो ये बेसिकली आपको बताती है कि फोर्स कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है विद दी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है उस तरह से फोर्स वीकन होती जाती है। लेकिन दोनों जो इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस हैं, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों इनवर्स स्क्वायर के साथ वेरी करती हैं, और दोनों की जो रेंज है वो इन्फिनिट है, यानी कि ये कभी भी जाके ख़त्म नहीं होती। इसके कंपैरिजन में अगर हम वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज की बात कर लें, रेंज इस टेबल में नहीं बताई गई, लेकिन वैसे मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो वो न्यूक्लियस के अंदर ही ख़त्म हो जाती है। ये दोनों फोर्सेस की रेंज शॉर्ट है, और इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लॉन्ग रेंज है, या दूसरे अल्फाज में आप इन्फिनिट रेंज इसको कह सकते हैं।
एक ब्रीफ किया गया है सारी फोर्सेस को एक टेबल के अंदर। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात की जाए, कंसीडर कर लेते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू 10, अगर इस फोर्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम 10 कंसीडर कर लें, तो इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी वो 10⁻⁻² होगी, यानी कि 100 टाइम्स लेस एक्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन कंपैरिजन विद स्ट्रॉन्ग फोर्स। और उसके कंपैरिजन में जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻13 सॉरी। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देख लें वो 10⁻42 है। ये इतनी ज़्यादा वीक फोर्स है कि इसको हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और ये एक मेजर रीज़न है कि अभी तक इसको यूनिफाई नहीं किया जा सका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है। इसको अभी तक एज सच इस तरह से ऑब्ज़र्व नहीं किया गया इक्वल फुटिंग पे, जैसे बाकी फोर्सेस वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ऑब्ज़र्व किया गया है। स्ट्रॉन्ग के बारे में थ्योरी है, लेकिन उसका भी अभी कम्प्लीटली ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फोर्स की जो थ्योरी है उसको क्रोमोडायनामिक्स की वजह मैंने बता दी है कि क्रोम से है, कलर चार्ज की वजह से। और इसका जो मीडिएटर है, मीडिएटर का कल जिक्र हुआ था। मीडिएटर मैं आज फिर बता देता हूँ कि मीडिएटर क्या है। मीडिएटर वो एक पार्टिकल है, जब दो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन करते हैं तो दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो भी एक मैसेंजर एक्सचेंज होता है उस मैसेंजर को मीडिएटर का नाम दिया जाता है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मीडिएटर देखा जाए तो उसका मीडिएटर है फोटॉन, और वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो मीडिएटर है वो W+-, ठीक है, ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड Z दैट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल। ये तीन इसके डिफरेंट मीडिएटर्स पॉसिबल है। दैट विल डिपेंड ऑन डिफरेंट प्रोसेस के कौन सा मीडिएटर कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को जियोमेट्रोडायनामिक्स और इसका जो मीडिएटर है उसको ग्रेविटॉन का नाम दिया जाता है। तो ये एक शार्ट सा इंट्रोडक्शन है तमाम फंडामेंटल फोर्सेस का। तो अब इसमें मैं सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज़ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में देखते हैं क्या है। अच्छा, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का अगर देखा जाए फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, या कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, यानी कि अगर वो प्रॉपर्टी अगर मिस हो जाए, किसी पार्टिकल के अंदर वो प्रॉपर्टी ना हो, तो उस सूरत में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन नहीं कर सकता। इसकी एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं अपने दो हाथ जो है करीब लेके आऊँ, ठीक है, अब क्योंकि मेरी बॉडी एज ए होल न्यूट्रल है, तो इन दोनों हाथों पे कोई चार्ज नहीं है, इनका चार्ज ज़ीरो है, तो इनके दरमियान किसी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन नहीं हो रही। इसी तरह हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, तो उनके अंदर कोई भी कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। तो यहाँ से ये एक बात का पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वहीं पे इन्वॉल्व होगी जहाँ पे चार्ज का जिक्र होगा। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। सो चार्ज इज़ द फंडामेंटल क्वांटम नंबर इन क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसके कपलिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखने से पहले मैं ये बता दूं कि कपलिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है। कपलिंग कांस्टेंट एक कांस्टेंट नंबर है जो ये बताता है कि दो पार्टिकल्स जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी बनती है। आप दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि जो अभी लास्ट टाइम हमने टेबल देखा है उस टेबल के मुताबिक अगर हम स्ट्रॉन्ग फोर्स का कपलिंग कांस्टेंट 1 कंसीडर कर लें, उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कपलिंग कांस्टेंट होगा वो 1/137 होगा। और ये वैल्यू प्रॉपरली आप एक फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं, जो कि आप हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में भी देखते हैं, ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की जाती है। हाउएवर यहाँ पर जो कपलिंग कांस्टेंट है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इस्तेमाल होगा उसकी वैल्यू है अल्फा इज़ इक्वल टू 1/137। अच्छा, अब दूसरी बात आती है कि जो डिफरेंट क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के प्रोसेस होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम, मैं अगेन बता रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल डायग्राम्स है। हाइपोथेटिकल डायग्राम का मतलब है कि इन रियलिटी पार्टिकल इस तरह से बिहेव नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम्स बनाई जाती हैं, ठीक है, एक मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है। तो
अब इस जो ग्राफिकल डायग्राम होगी, इस ग्राफिकल डायग्राम को नाम दिया जाता है फाइनमैन डायग्राम आफ्टर दी साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन। तो फाइनमैन डायग्राम्स का इनको नाम दिया जाता है। फाइनमैन डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस सारे तो फाइनमैन डायग्राम यूँ समझ लें कि ये बुनियादी चीज़ है किसी भी स्कैटरिंग प्रोसेस या किसी भी डिके प्रोसेस को समझने के लिए। तो फाइनमैन डायग्राम के साथ एसोसिएटेड कुछ फाइनमैन रूल्स होते हैं। फाइनमैन रूल्स की डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। अभी मैं जस्ट आपको इसके प्रोसेस बताऊंगा जो डिफरेंट पॉसिबल प्रोसेस हैं, लेकिन प्रोसेस के थ्रू स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे कैलकुलेट करनी है वो कोशिश करेंगे कि कल वाले लेक्चर में अगर एक कंप्लीट हो जाए एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन। अदरवाइज़ ये नेक्स्ट कभी जब एक्टिविटी होगी तो इसको एज ए सेकंड मॉड्यूल हम लेके चलेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर फ़िलहाल हम फाइनमैन डायग्राम्स बनाना ये चीज़ें लाजमी सीख लेंगे। तो फाइनमैन डायग्राम क्वालिटेटिवली क्या ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वांटिटेटिवली अगर इसकी बात की जाए तो क्वांटिटेटिवली फाइनमैन रूल्स के थ्रू हम एम्पलीट्यूड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अगर डिके प्रोसेस है उसका डिके रेट फाइंड कर सकते हैं। हम लाइफ टाइम फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल की कि डिके होने से पहले वो कितना सस्टेन कर रहा था। और इसी तरह बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे एक कॉन्फिडेंस लेवल है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है कि हम ये सपोज करते हैं कि एक पार्टिकल जो है फॉर एग्जांपल मियॉन पार्टिकल है, मियॉन पार्टिकल का डिके पॉसिबल है। तो मियॉन पार्टिकल लेट्स सपोज कि वो पार्टिकल A प्लस B में डिके हो गया, और दूसरी उसकी पॉसिबिलिटी हम ये समझ लेते हैं कि मियॉन डिके हुआ C प्लस D में। अब A प्लस B और C प्लस D इन दोनों में से कौन सा मोस्ट प्रोबेबल डिके प्रोसेस है। तो ये जो दोनों मैंने आपको बताए हैं ये इसके डिके चैनल्स आ गए। A प्लस B एक अलग से डिके चैनल है, C प्लस D एक अलग से डिके चैनल है। अब दोनों डिके चैनल्स में से किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो चेक की जाएगी इसके कॉन्फिडेंस लेवल के थ्रू। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी फाइनमैन डायग्राम्स के थ्रू फाइंड किया जा सकता है। तो और भी बहुत सारे इससे क्वांटिटेटिवली कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। तो फाइनमैन डायग्राम इज़ द कोर प्रोसेस, कोर इम्पोर्टेंट थिंग इन द स्कैटरिंग प्रोसेस एंड होल क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो फाइनमैन डायग्राम जैसे पहले मैंने बताया था कि ये प्योरली सिंबॉलिक है, और ये पार्टिकल की ट्रैजेक्टरीज, पार्टिकल कैसे पाथ कवर कर रहे हैं और स्कैटरिंग कैसे हो रही है, उनको ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा जी। तो अब एक वेरी बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। तो फाइनमैन डायग्राम ये आपके सामने एक बनाई गई है। जो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस हैं वो इस फाइनमैन डायग्राम में रिड्यूसेबल है। इस फाइनमैन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इस फाइनमैन डायग्राम में क्या है आपके पास के, इस फाइनमैन डायग्राम में अगर आप देखें एक आपके पास ऊपर जो शो किया गया है पार्टिकल वो है गैमा पार्टिकल। गैमा पार्टिकल का मतलब है कि ये फोटान है। तो इस फोटान को अगर देखें और नीचे इसके दो पार्टिकल शो किए गए हैं। दो पार्टिकल कौन से हैं? इसको दो तरीक़ों से लिया जा सकता है इन पार्टिकल्स को। एक ये है कि लेफ़्ट साइड पे जो शो किया गया है पार्टिकल वो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और इसके कंपैरिजन में जो है आपके पास ये लेफ़्ट साइड पे जो पार्टिकल शो किया गया वो है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है। इनकमिंग का मतलब ये जो पॉइंट आपके सामने नज़र आ रही है, डॉट सा जो नज़र आ रहा है सेंटर में, इस डॉट को वर्टेक्स का नाम दिया जाता है। इस फाइनमैन डायग्राम में ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, एक लेफ़्ट पे बनी हुई है स्ट्रेट लाइन, एक राइट पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। इन स्ट्रेट लाइंस को आप कह सकते हैं कि ये लेप्टॉन्स हैं। अब लेप्टॉन क्योंकि हम एक वेरी बेसिक डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें सपोज किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल है, एंटी इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन भी पॉसिबल है। तो लेप्टॉन को एक स्ट्रेट लाइन से शो किया जाएगा। अब ये दो स्ट्रेट लाइन्स दिखाई गई हैं और एक वेवी डायग्राम, एक वेवी लाइन है। वेवी लाइन हमेशा फोटान को शो करेगी। फोटान का क्योंकि एक वेव बिहेवियर भी है, ठीक है, जो कि वेरी क्लियर वेव बिहेवियर है, तो इस वजह से इसको एक वेवी लाइन से शो किया जाता है।
अच्छा, ये जिस पॉइंट पे आके मिल रही हैं दैट जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। अच्छा, ये एरो जो है इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आप गौर करें, इलेक्ट्रॉन पे उसका चार्ज नहीं दिखाया गया, ना इसको नेगेटिव लिखा गया है ना इसको पॉजिटिव लिखा गया, और तमाम फाइनमैन डायग्राम्स में ऐसा ही होगा। लेकिन एरो से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है या कि पॉजिट्रॉन है। अब अगर आप देखें कि एरो इनवर्ड है, लाइक ये एरो इनवर्ड है, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो इसके दो मतलब लिए जा सकते हैं। इसके दो मतलब क्या लिए जा सकते हैं? इसके दो मतलब ये लिए जा सकते हैं। पहला इसका मतलब तो ये लिया जा सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस वर्टेक्स की तरफ जा रहा है, ये एक पार्टिकल है। और इसके कंपैरिजन में राइट साइड पे देख लें, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि बाहर की तरफ जा रहा है, ये आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन है। एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, एक आउट गोइंग इलेक्ट्रॉन है। दूसरा मतलब इसका ये लिया जा सकता है कि ये एक पॉजिट्रॉन है और ये है आउट गोइंग। पॉजिट्रॉन के लिए जो एरो है वो रिवर्स होगा, हालांकि अगर कोई एंटी पार्टिकल है उसका एरो इनवर्ड है, इसका मतलब ये लिया जाएगा कि उसका जो मोमेंटम है वो बाहर की तरफ है। तो मोमेंटम के रिस्पेक्ट से उसको एंटी पार्टिकल कहा जाएगा, और उसका एरो इनवर्ड मीन्स के ये आउट गोइंग एंटी इलेक्ट्रॉन है या आउट गोइंग एंटी पार्टिकल है। सिमिलरली अगर इस राइट साइड की बात कर ली जाए तो राइट साइड पे एरो बाहर की तरफ है, और अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये एंटी पार्टिकल है तो इसका मतलब है कि ये इनकमिंग पॉजिट्रॉन है। तो दो तरह से इस डायग्राम को देखा जा सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से देखें तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट से हमें ये पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और वो इधर चला गया, उसने कोई एनर्जी गेन कर ली इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन। और दूसरा ये कहा जा सकता है कि ये एक पॉजिट्रॉन आया इधर से राइट साइड से, उसने फोटॉन की फॉर्म में कोई एनर्जी गेन की और वो इधर बाहर चला गया। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप गौर करें इस डायग्राम में कि जो पार्टिकल या एंटी पार्टिकल है उनमें एरो शो किया गया है, लेकिन फोटॉन पे कोई एरो शो नहीं किया गया। तो फोटॉन की पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है कि ये आपको इनकम्प्लीट डायग्राम दिखाई गई है, जस्ट एक साइड दिखाई गई है डायग्राम की। इसके ऊपर भी कोई ऐसी डायग्राम पॉसिबल है। तो ऊपर डायग्राम पॉसिबल का मतलब ये है कि ऊपर अगर कोई ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं तो हो सकता है कि ऊपर वाले पार्टिकल ये फोटॉन एक्सचेंज कर रहे हों, या ये भी मुमकिन है कि नीचे वाले पार्टिकल ये फोटॉन एक्सचेंज कर रहे हों। तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, अब एक और यहाँ पे बात पता चल रही है कि अगर आप ये ज्यूम कर लें कि ये इलेक्ट्रॉन है इनकमिंग और ये इनकमिंग पॉजिट्रॉन है, तो ये पेयर एनिहिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलके एक फोटॉन बना रहे हैं। लेकिन एक फोटॉन की बात हम बाद में करेंगे कि एक सिंगल फोटॉन पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन ये शो कर सकता है पेयर प्रोडक्शन को। और एक और भी पॉसिबिलिटी है कि आप ये ज्यूम कर लें कि ये एक गैमा पार्टिकल एक फोटॉन आया। फोटॉन जो है उसने प्रोड्यूस किया एक इलेक्ट्रॉन जो कि राइट साइड पे जा रहा है, और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस किया जो कि लेफ्ट साइड पे जा रहा है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस पॉसिबल हैं उनको इस सिंगल डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं। यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है। टाइम मेंशन करने का मतलब है कि ये यहाँ पे विद द टाइम जो है ट्रैवल होगा, ठीक है। और इसमें आम तौर पे दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ देखी जाती हैं जिनके थ्रू हम सारी की सारी कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि ये जो लेबलिंग आपके सामने दिखाई गई है, इस लेबलिंग में हम दो चीज़ें मज़ीद शामिल करते हैं। एक ये है कि हर पार्टिकल का मोमेंटम लिखा जाता है, और मोमेंटम लिखने का मकसद क्या होता है? मोमेंटम लिखने का मकसद ये होता है कि हमें पता चले कि कौन सा पार्टिकल मोमेंटम गेन कर रहा है, कौन सा लूज़ कर रहा है, कौन सा पार्टिकल एनर्जी गेन कर रहा है, कौन सा पार्टिकल एनर्जी लूज़ कर रहा है। अब एनर्जी और मोमेंटम दोनों को हम इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करते हैं। ये आज के लेक्चर में आखिर पे जाके हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए अगर मोमेंटम की बात होगी है, इसका मतलब है कि हमने एनर्जी भी कवर कर ली, हमने मैस भी कवर कर लिया। और इसी तरह दूसरी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होती है, लेबलिंग की जाती है, वो है इसकी स्पिन। तो स्पिन, आइसोस्पिन, ये सारी चीज़ें फिर उसमें आ जाती हैं।
बहरहाल ये दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है ये ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हो, ये लेप्टॉन भी हो सकता है, एक्सेप्ट न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में टेक पार्ट नहीं करता। न्यूट्रिनो पार्टिकल हम जाके देखेंगे वीक इंटरेक्शन में, और वीक इंटरेक्शन की एक बड़ी अहम जो है पहचान यही होती है कि उसमें आमतौर पे न्यूट्रिनो पार्टिकल इन्वॉल्व होता है। अच्छा, और दूसरे जो अगर आप देखें क्वार्क्स भी तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब उनके लिए इंटरेक्शन करना इस तरह से पॉसिबल है या नहीं है, ये भी आगे जाके हम देखते हैं। अच्छा, तो ये एक मैंने पार्ट ऑफ द फाइनमैन डायग्राम आपको दिखाया है, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है वो इस सिंगल डायग्राम में रिड्यूस हो सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स की फाइनमैन डायग्राम की। तो पहली जो एग्जांपल है वो है मोलर स्कैटरिंग, दैट इज़ बेसिकली कूलम रिपल्शन। इसका अगर आप प्रोसेस देखें, इसका प्रोसेस ये है कि लेफ़्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और दूसरी जो साइड है वो है इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखें ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है कूलम रिपल्शन। इसके डायग्राम आपके सामने एक बनाई गई है, डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डायग्राम को किसी एक साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, बॉटम से स्टार्ट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से। तो बॉटम में अगर आप देखें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इनकमिंग है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया इसमें फाइनमैन डायग्राम में, बाकी सारी चीज़ें तो बता दी हैं कि ये जो वर्टेक्स से ये स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, इनको हम एक्सटर्नल पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, और दरमियान में जो पार्टिकल इन्वॉल्व है जिसको हम मीडिएटर का नाम दे सकते हैं, उसको इंटरनल पार्टिकल का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ऊपर वाली साइड पे अगर देखें ये अनदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है और एक ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इनके दरमियान कुछ एक्सचेंज होता है। अब वो क्या एक्सचेंज होता है? वो फोटॉन एक्सचेंज होता है, जो कि इंटरनल लाइन के तौर पे दिखाया गया है। अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र करे ये वाला फोटॉन, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र करे फोटॉन। ठीक है, इन केस ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है फोटॉन, तो उसकी एनर्जी में कमी आ जाएगी, और अगर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है फोटॉन, तो उसकी एनर्जी में कमी आ जाएगी। ओवरऑल जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो यहाँ पे कंजर्व होगा। अच्छा, अब इसके बाद ये एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आया था ये इस तरफ चला गया। इसमें प्रॉपर कोलिजन नहीं हो, इम्पैक्ट नहीं होगा। स्कैटरिंग में आप फ़र्क समझते हैं, स्कैटरिंग में जस्ट पास नियर बाय होता है, दो पार्टिकल आते हैं और वो ऐसे करीब से गुजर जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा ही है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और पास आके इंट्रैक्शन हुई और ये गुजर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से आया और ये गुजर गया। एक ही इसकी क्रॉस डायग्राम पॉसिबल है। क्रॉस डायग्राम ये इस तरह से दिखाई गई है, इसको अगर आप 180 रोटेट कर लें तो ये दूसरी डायग्राम पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी डायग्राम जो है जस्ट ग्राफिकली नहीं दिखाएगी, इसकी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है। मतलब जब इसकी एम्पलीट्यूड फाइंड की जाएगी तो हाफ प्रोबेबिलिटी इस प्रोसेस की होगी, हाफ प्रोबेबिलिटी इस प्रोसेस की होगी। ठीक है, तो इनके थ्रू हम एम्पलीट्यूड इसकी भी फाइंड करेंगे और इसकी भी एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, दोनों एम्पलीट्यूड को फिर एवरेज करेंगे। तो इसलिए दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो ये एक पहली एग्जांपल है क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक के प्रोसेस की, जो कि फाइनमैन डायग्राम्स के थ्रू दिखाया गया है। अब इसकी एम्पलीट्यूड कैसे लिखनी है वो पहले मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये कल वाले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। दोनों में हाँ, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, अब ये जो है इसमें कुछ डायग्राम्स क्रॉस भी बनती हैं। क्रॉस डायग्राम्स कैसे बन सकती है? फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया
और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन बॉटम से जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए नहीं बनती वो डायग्राम। एक इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है और दूसरा क्रॉस में आ रहा है, ये तो आउटगोइंग है ना, वो हम ले सकते हैं कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, और इनके दरमियान एक फोटॉन एक्सचेंज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया और वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जी। तो एक और अगर एग्जांपल ली जाए, एक और एग्जांपल, ये मोलर स्कैटरिंग जो अभी मैंने आपको बताया था, ये वही डायग्राम तीसरी ड्रा की गई जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। ये तीसरी डायग्राम वो ड्रा की गई कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रॉस में आया और इधर चला गया जी। अनदर एग्जांपल है पेयर एनिहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर एनिहिलेशन का अगर प्रोसेस देखा जाए, वो है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन गोज टू गैमा प्लस गैमा। तो इस प्रोसेस को फाइनमैन डायग्राम में इस तरह से दिखाया गया है। ये जो लेफ्ट साइड पे एक एरो शो किया गया है, एक लाइन शो की गई है। इस लाइन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इनकमिंग है, ठीक है। इस वर्टेक्स से रिस्पेक्ट से आप देखेंगे। और फिर क्या हुआ कि इनके दरमियान, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके दरमियान एक्सचेंज क्या हुआ, क्या फोटॉन एक्सचेंज हुआ या कि एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज हो रहा। यहाँ तो यूँ नज़र आ रहा है कि एक जो है लेप्टॉन या एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन एक्सचेंज होगा। तो क्या है कि अगर हम इसके दरमियान एक फोटॉन ही शो कर दें, क्योंकि हम तो ये स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होगा, वो फोटॉन होगा। अगर आप ऐसे डायग्राम बना के देखें कि यहाँ पे आप फोटॉन लेके आएँ सेंटर में और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले आएँ और यहाँ पे भी फोटॉन या कोई और पार्टिकल ले आएँ, तो यहाँ पे कभी भी जो चार्ज है वो कंजर्व नहीं होगा, स्पिन जो है वो कंजर्व नहीं होगी। इस वर्टेक्स के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो दोनों चीज़ें कंजर्व हैं। फॉर एग्जांपल इस वर्टेक्स के रिस्पेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इस वर्टेक्स पे देखें, इसका लेप्टॉन नंबर कितना बनता है। लेप्टॉन नंबर अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन का लेप्टॉन नंबर था 1, ठीक है। तो इस वर्टेक्स पे एक लेप्टॉन आया और ये तो फोटॉन है, फोटॉन का तो लेप्टॉन नंबर 0 होता है। तो अगर आप बॉटम पे देख लें, बॉटम पे टोटल लेप्टॉन नंबर बनता है 1, और आउटगोइंग इस वर्टेक्स से कितना है, आउटगोइंग एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटगोइंग लेप्टॉन नंबर वो भी 1 ही है। तो इस वर्टेक्स पे लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो गया। और इसी तरह इस जो है वर्टेक्स, इस पे देख लें, इनकमिंग एक पार्टिकल है, लेप्टॉन नंबर उसका 1, और ये आउटगोइंग है, इसका भी 1, तो यहाँ पर भी कंजर्व हो गया। तो जो पहले आपको बहुत सारे क्वांटम नंबर्स बताए जा चुके हैं, तो उनका मकसद यही है कि उसको आपने फाइनमैन डायग्राम के थ्रू चेक करना है कि क्या किसी पॉइंट पे वो फाइनमैन सारे क्वांटम नंबर्स कंजर्व हो रहे हैं। अगर वो कंजर्व नहीं हो रहे किसी भी सूरत, तो फिर आप क्या करेंगे, तो वो जो ये देखें, अभी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो हो चुके हैं, लेकिन आप इज्यूम कर लें कि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया गया, ये जस्ट एक थ्योरी है। थ्योरेटिकली हमने एक इज्यूम कर लिया कि ये ऐसी डायग्राम पॉसिबल है, ये ऐसा प्रोसेस पॉसिबल है। तो पहले तो थ्योरेटिकली चेक करना पड़ेगा कि थ्योरी उसकी इजाज़त देती है, ठीक है। अगर थ्योरेटिकली ये प्रोसेस पॉसिबल है, फिर इसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लेके जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ले जाके कुछ लिमिटेशंस भी आ सकती हैं, लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की लिमिटेशन है कि अभी तक हमारे पास उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी किस्म की लिमिटेशंस हो सकती हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये जो हमने थ्योरी जनरेट की बनाई है, इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट कर दे, एक्सपेरिमेंटली ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आमतौर पे आप प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन डिके आमतौर पे पॉसिबल नहीं है, वो एक हाइपोथेटिकल डिके है। तो इसी तरह इन डायग्राम्स पे बहुत सारे फैक्टर्स हमें चेक करना पड़ेंगे। चार्ज की अगर आप बात कर लें, इस वर्टेक्स पे इनकमिंग चार्ज कितना है, वो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट यू कैन से -1, ठीक है। और आउटगोइंग कितना है, आउटगोइंग भी -1 ही है, ठीक है। एक और भी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। इस वर्टेक्स पे एक चार्ज हो गया -1, और जो ऊपर ये जो सेंटर में लाइन बनी हुई है, इस सेंटर को आप ये इज्यूम कर लें कि ये इनकमिंग फोटॉन है, सॉरी इनकमिंग पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन का चार्ज हो गया +1,
तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस वर्टेक्स पे, 0। और ये फोटान बाहर की तरफ जा रहा है तो फोटान का चार्ज कितना है, 0। तो जिस रिस्पेक्ट से भी आप चेक करेंगे इसमें कंजर्वेशन जो लाज हैं वो सेटिस्फाई होंगे। चार्ज के रिस्पेक्ट से चेक कर लें, इलेक्ट्रॉन नंबर के रिस्पेक्ट से चेक कर लें, स्पिन के रिस्पेक्ट से चेक कर लें, ठीक है। हर रिस्पेक्ट से यहाँ पे जो है ये डायग्राम पॉसिबल है। और ये इस डायग्राम की अगर आप बात करें ये डायग्राम किसके लिए है, ये डायग्राम आप ये कह सकते हैं कि एक फोटान है, दूसरा भी फोटान है, 2 फोटान आए और उन्होंने एक पेयर प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, ठीक है। ये एक फोटान आ रहा है और इधर से ये एक फोटान आ रहा है, ठीक है। इनके दरमियान कोई पार्टिकल एक्सचेंज हुआ, ठीक है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या एज्यूम किया जा सकता है, ये जो नीचे लाइन बनी हुई है इसको हम आउटगोइंग पॉजिट्रॉन कह सकते हैं या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहें तो ये आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। लेकिन इस वर्टेक्स पे आपने देखना, चलें बहरहाल। अब इसी तरह से अगर आप इसको पॉजिट्रॉन एज्यूम कर लें, ये आउटगोइंग पॉजिट्रॉन है, ठीक है, ये इनकमिंग पॉजिट्रॉन है, तो ये 2 गैमा पार्टिकल के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन इस वर्टेक्स पे देखेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जनरेट हो गया। अनदर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन पे और एक फोटान जो है उसको इंसिडेंट किया जाता है, फाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या ऐसी चीज़ आ गई कि वो मूव करना शुरू हो गया। तो जो फोटान आया है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है उनके दरमियान कोई पार्टिकल एक्सचेंज हुआ है, वो पार्टिकल एक्सचेंज हुआ है, उसने जाके उसको मोमेंटम एक्सचेंज किया है, मोमेंटम प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो गया। तो ये जो फाइनमैन डायग्राम है, दैट फाइनमैन डायग्राम इज़ फॉर दी कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसमें ये एज्यूम कर लें कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से एक फोटान आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और फोटान मिलके एक इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं ये कहा जा सकता है। ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया और इधर से एक फोटान आया, इन दोनों से क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन ने इस फोटान को एब्जॉर्ब कर लिया और ये ट्रैवल कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया और ये फोटान इस तरफ चला गया, लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि इसने या तो एनर्जी गेन की है इलेक्ट्रॉन ने या एनर्जी लॉस की है। तो ये टाइम ट्रैवल के रिस्पेक्ट से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये जितनी मैंने आपको डायग्राम्स दिखाई हैं, ये सारी की सारी डायग्राम्स, इनको नाम दिया जाता है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम आप देखेंगे ब्रांच बन रही है, ये एक जंक्शन है, जंक्शन से ये ब्रांच बन रही है, ठीक है। ये एक सिंगल लाइन है, उससे 2 लाइनें निकल रही हैं, ये एक सिंगल लाइन है, उससे 2 लाइनें निकल रही हैं, ये ट्री डायग्राम है। ट्री डायग्राम के अलावा भी एक टाइप ऑफ डायग्राम है जो पॉसिबल होती है, वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। इसको 4 वर्टिसेस डायग्राम कह सकते हैं या इसको लूप डायग्राम का नाम दिया जाता है। और इसको आप सेकंड लेवल पे लेके जाते हैं। जो ट्री डायग्राम है वो फर्स्ट लेवल पे डायग्राम आती है, यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड सिंपल है, इसकी एम्पलीट्यूड में फिर कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है। तो लेकिन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं इस तरह के डायग्राम्स। ये जो आप देखें यहाँ पर एक ये पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से दूसरा ये पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल वापस चला गया, ये पार्टिकल इधर वापस चला गया, इनके दरमियान फोटान्स एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक लूप बन रहा है, प्रॉपर लूप है। और इसी तरह से ये जो डायग्राम है ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट डायग्राम है। डिफरेंट डायग्राम इस सेंस में है कि ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन ने इंटरेक्शन करने से पहले एक फोटान एमिट कर दिया, ये इसने एक फोटान एमिट किया और यहाँ इस वर्टेक्स पे आके इसकी दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हुई, दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हुई इस फोटान के थ्रू, ये जो फोटान नज़र आ रहा है। और ये जो फोटान इसने एमिट किया था, जब ये स्कैटरिंग हुई, स्कैटरिंग के बाद वही फोटान इसने दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये सेल्फ एनर्जी है, इसको सेल्फ एनर्जी डायग्राम का नाम दिया जाता है। तो इसी तरह की वैक्यूम पोलराइजेशन है और इसी तरह जो है
सेल्फ एनर्जी के अलावा वैक्यूम पोलराइजेशन है, सेल्फ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ग्लू ऑन है, ग्लू ऑन आगे जाके हम देखेंगे। तो ये सारी की सारी लूप डायग्राम्स हैं जी। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी डायग्राम्स हैं जो पॉसिबल नहीं है, उन पे क्या रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से वो पॉसिबल नहीं है। ये कुछ फॉरबिडन फाइनमेंट डायग्राम्स दिखाई गई हैं। लाइक पहली डायग्राम है वो है इलेक्ट्रॉन गोज टू इलेक्ट्रॉन प्लस फोटॉन। ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी थी, उसने क्या किया, एक फोटॉन एमिट कर दिया। तो उसके लिए ये प्रोसेस दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन गोज टू इलेक्ट्रॉन प्लस फोटॉन गैमा। तो यहाँ पर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, एक फोटॉन एमिट कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इस वर्टेक्स की बात करें, इस वर्टेक्स पे चार्ज कंजर्व नहीं कर रहा। यहाँ पर जो इनकमिंग चार्ज है वो है -1 और आउटगोइंग जो चार्ज है वो है 0। तो दैट्स वाई ये पॉसिबल, काइनेमेटिकली हमें लग रहा है कि ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन है, इसकी मोमेंटम कंजर्वेशन किया जाती है कि मोमेंटम भी यहाँ पे कंजर्व नहीं करता। दैट्स वाई ये डायग्राम पॉसिबल नहीं। और ये जो डायग्राम यहाँ पर बनाई गई है, गैमा गोज टू इलेक्ट्रॉन प्लस गैमा, तो ये गैमा है। अब गैमा ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया और फोटॉन ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया और फोटॉन दूसरी तरफ चला गया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। एक क्वेश्चन अक्सर ये रेज होता है कि क्या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या एक सिंगल पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो सकता है। तो वैक्यूम से कभी भी या एक फोटॉन से कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप प्रोसेस देखें तो ये कंजर्वेशन ऑफ जो है चार्ज उसको वायलेट कर रहा है। लेफ़्ट साइड पे जो चार्ज है वो 0 है, राइट साइड पे चार्ज -1 है। इसी तरह ये देख लें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने एक फोटॉन प्रोड्यूस कर दिया, या यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया फोटॉन में। तो यहाँ पर भी चार्ज कंजर्वेशन वायलेशन हो रही है, तो ये डायग्राम भी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के थ्रू या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के थ्रू जितने भी पार्टिकल्स आपस में इंट्रैक्शन करेंगे तो उनको किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा और उनको फिर कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक और प्रोसेस में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पाई मीज़ॉन डिके का प्रोसेस है। पाई मीज़ॉन लेट्स सपोज π0 डिके होता है और वो 2 फोटॉन प्रोड्यूस करता है। तो अब पाई की अगर कंपोजिशन देखी जाए, पाई एक कंपोज्ड पार्टिकल है। पाई के अंदर एक अप क्वार्क होता है, एक एंटी अप क्वार्क होता है, अप बार, ये इसकी कंपोजिशन है। तो अब अप और अप बार, क्योंकि दोनों ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये कैसे इंटरेक्शन करेंगे, ये इंटरेक्शन करेंगे थ्रू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इस लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें, ये एक इनकमिंग अप क्वार्क है और ये इनकमिंग एंटी अप क्वार्क है। ये इधर से एक अप क्वार्क और इधर से एक अप बार आ रहा है। दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि ये दोनों मिल के एक पाई पार्टिकल आ रहा है, π0। अगर आप लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम है उसका फर्स्ट पार्ट देखें, जो लेफ़्ट पार्ट है, वो आप ये ज्यूम कर सकते हैं कि ये सारे का सारा एक पाई मीज़ॉन है। तो पाई मीज़ॉन डिके हुआ, डिके होके क्या बन गया, एक फोटॉन बन गया और दूसरा फोटॉन बन गया। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। अब इसमें इसके कंपैरिजन में एक दूसरी डायग्राम दिखाई गई है राइट साइड पे। उस डायग्राम में क्या है कि एक π0 पार्टिकल है, वो डिके हुआ, एक फोटॉन बना और दूसरा फोटॉन बना है। ठीक है, इस पार्ट को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं। बस ये पार्ट ये है कि बाद में जाके वो फिर और पार्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर यह है कि पाई क्योंकि अप क्वार्क और अप क्वार्क, एक अप है और एक अप बार, यानी कि एक अप क्वार्क और एक एंटी अप क्वार्क, दोनों पे चार्ज और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि ये 2 फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गया। चार्ज हर चीज़ यहाँ पे कंजर्व है।
तो क्या ये डायग्राम पॉसिबल, दूसरी डायग्राम पॉसिबल है या नहीं है? पहले डायग्राम के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या रीज़न हो सकती है इसकी पॉसिबल रीज़न? मेरा ख्याल है कि हमने ये देखा है कि क्वार्क जो है वो हमें इटसेल्फ कभी भी नहीं मिलता। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो कल मैंने एक फिनोमिना बताया था क्वार्क कन्फाइनमेंट का, कि क्वार्क तो हमेशा कन्फाइंड बाउंड स्टेट में मिलेंगे, कभी भी क्वार्क जो है अलग नहीं मिलेगा। ये जो यहाँ पे आइडिया दिया जा रहा है कि एक अप क्वार्क आ रहा है, एक एंटी अप क्वार्क आ रहा है, तो क्वार्क तो कभी भी सेपरेट फॉर्म में, फ्री फॉर्म में आपको मिलेंगे ही नहीं। तो दैट्स वाई अगर इसी प्रोसेस को, ये प्रोसेस पॉसिबल है, ये डिके पॉसिबल है, लेकिन इसकी ये फाइनमेंट डायग्राम पॉसिबल नहीं है जो बनाई गई है। ठीक है, इसी प्रोसेस को अगर पहली डायग्राम की बजाय दूसरी डायग्राम के थ्रू शो किया जाए तो ये डायग्राम ठीक होगी, पहली डायग्राम गलत होगी। तो और ये इसकी रीज़न यही है कि जो पाई मिजॉन है बाउंड स्टेट उसकी होती है, लेकिन क्वार्क जो है अलग से नहीं होते, दैट इज़ ड्यू टू क्वार्क कन्फाइनमेंट। जी, तो यहाँ पे जो हमारा QED क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स का सेक्शन है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स में अगर बात करें, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें चार्ज रोल प्ले करता है। अब चार्ज का एनालॉग क्या है यहाँ पे क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में, वो है कलर या कलर चार्ज, कलर या इसको कलर चार्ज का नाम दिया जाता है। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो आपने प्रोसेस देखा था, एक फंडामेंटल प्रोसेस, ठीक है, वो एक पार्ट ऑफ द फाइनमेंट डायग्राम दिखाया गया था। वो था कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरा अनदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और वो मिलके एक फोटान बना रहे हैं, उसका अनदर पार्ट फिर ऊपर होता है, ठीक है, यानी कि एक वर्टेक्स पार्ट आपको दिखाया गया था। वो था इलेक्ट्रॉन गोज टू इलेक्ट्रॉन प्लस फोटान। तो ये सारा का सारा किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये क्वार्क गोज टू क्वार्क प्लस एक्सचेंज पार्टिकल, दैट इज ग्लूऑन। ठीक है, तो ग्लूऑन को जो है ये स्प्रिंग फॉर्म में शो किया जाता है, स्पाइरल फॉर्म में शो किया जाता है। जो फोटान है उसको वेवी फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्लूऑन की रिप्रेजेंटेशन एक वेवी फॉर्म, सॉरी एक स्प्रिंग फॉर्म। तो ये उसी तरह से सारा कुछ चल रहा है जैसे कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में था। अलबत्ता इसमें एक डिफरेंस है कि उसका जो कपलिंग कांस्टेंट था वो था 1/137। क्योंकि वो अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ये बताती है कि अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स का 1 कंसीडर कर लें, 1 के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी वो 10⁻² होगी। तो दैट इज़ ड्यू टू कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट इसका 1 है और जो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो कपलिंग कांस्टेंट 1/137 है। तो ये एक फंडामेंटल पार्ट ऑफ द फाइनमेंट डायग्राम दिखाया गया है फॉर द क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। जी, अब पहला प्रोसेस देखते हैं जो लोएस्ट ऑर्डर डायग्राम है। वो यही है कि एक क्वार्क इधर से आया और दूसरा क्वार्क यहाँ से आया, इन दोनों के दरमियान क्या एक्सचेंज हुआ? इन दोनों के दरमियान एक ग्लूऑन एक्सचेंज हुआ और ये क्वार्क दूसरी तरफ अपने रास्ते पे चला गया और स्कैटरिंग के बाद दूसरा क्वार्क दूसरी तरफ चला गया। तो ये एक फंडामेंटल प्रोसेस दिखाया गया है, लोएस्ट ऑर्डर डायग्राम दिखाई गई है फॉर द क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। इसको सिमिलरली दूसरी तरह से देखा जा सकता है। दूसरी तरह से कैसे देखा जा सकता है कि एक क्वार्क यहाँ से आया, ठीक है, और दूसरा जो है एंटी क्वार्क यहाँ से एंटर हो रहा है, इनकमिंग है, और एंटी क्वार्क इधर आउट हो गया और यहाँ पर क्वार्क आउट हो गया। ठीक है, तो एक इनकमिंग पार्टिकल है, एक आउटगोइंग पार्टिकल है। तो ये लोएस्ट ऑर्डर डायग्राम फॉर द क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स है। अच्छा, अब इसमें एक हाइपोथेसिस है जो कल डिस्कस किया था, वो ये था कि कलर हाइपोथेसिस है कि हमने देखा था कि डेल्टा डबल प्लस अगर पार्टिकल देखें तो उसकी कंपोजिशन थी अप अप एंड अप, और तीनों अप क्वार्क पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। फिर हमने एक नया क्वांटम नंबर यहाँ पे क्वालिटेटिव क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट वाज कलर। ठीक है, तो कलर हाइपोथेसिस का क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में क्या रोल है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक अप क्वार्क आ रहा है जो कि ब्लू कलर का है, तो क्या ये
जब स्कैटर होने के बाद वापस जाएगा ब्लू कलर का ही रहेगा या कि डिफरेंट भी हो सकता है? तो यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकता है, अलबत्ता उसका जो फ्लेवर है वो चेंज नहीं होगा। फ्लेवर का मतलब है कि अप क्वार्क है तो अप ही रहेगा, डाउन क्वार्क है तो डाउन क्वार्क ही रहेगा, लेकिन उसका कलर चेंज पॉसिबल है। ठीक है, और ना सिर्फ कलर चेंज पॉसिबल है बल्कि इस प्रोसेस के अंदर हमें कलर कंजर्वेशन भी देखना पड़ेगा। कलर कंजर्वेशन हम कैसे देख रहे हैं इसी प्रोसेस पे अगर बात करें तो अप क्वार्क जो कि ब्लू कलर का है वो इनकमिंग है, जो अप क्वार्क आउटगोइंग है वो रेड कलर का है। अब जो आउटगोइंग पार्टिकल है उसके लिए हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कल भी मैंने बताया था जो एंटी पार्टिकल है उसके लिए होगा वो सेम कलर ही, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, जस्ट हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको माइनस लगाएंगे या बार इस पे लगाया जा सकता है। तो ये आउटगोइंग अप क्वार्क है। इसके कंपैरिजन में जो ग्लू ऑन एक्सचेंज होगा उसमें एक कलर होगा ब्लू और दूसरा होगा एंटी रेड, जिसको आप माइनस रेड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि अप क्वार्क जो आउटगोइंग है उस रिस्पेक्ट से इसको बार का नाम दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आपको पता चल रही है, वो ये है कि जो ग्लू ऑन है वो सिंगल कलर नहीं है, वो बाय कलर है। जो क्वार्क्स हैं उनका सिंगल कलर होता है, लेकिन ग्लू ऑन के दो कलर्स होते हैं। एक कलर इसमें है इस डायग्राम के रिस्पेक्ट से ब्लू कलर, और एक जो कलर है वो है रेड कलर, लेकिन यहाँ पे रेड बार है। और इक्वली ये पॉसिबल है कि इसको आप एक्सचेंज करके देखें तो ग्लू ऑन के कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, मतलब कि उसमें ये पॉसिबल है कि ब्लू कलर बार हो जाए, रेड कलर जो है वो विदाउट बार हो जाए। तो लेकिन चार्ज के अलावा जो कलर है उसका यहाँ पे कंजर्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अब ग्लू ऑन जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स और QCD क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, उसमें एक और वाज़ेह फ़र्क है। फ़र्क ये है कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फोटान के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, फोटान किसी चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है। लेकिन जब आप देखते हैं QCD क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स तो उसमें हमें यह पता चलता है कि ग्लू ऑन भी ग्लू ऑन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज ये एक इनकमिंग ग्लू ऑन है और ये एक आउटगोइंग ग्लू ऑन है। इन दोनों के दरमियान क्या एक्सचेंज हुआ? एक ग्लू ऑन एक्सचेंज हुआ जो कि कंप्लीट। इसी तरह ये एक इनकमिंग ग्लू ऑन है, एक क्रॉस में आप समझ लें इनकमिंग है, और ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग ग्लू ऑन है। ठीक है, तो ग्लू ऑन की भी आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल है जी। तो जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम जो तीसरी फोर्स पार्टिकल फिजिक्स में डिस्कस करनी है वो है वीक इंट्रैक्शन। तो वीक इंट्रैक्शन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ वीक इंट्रैक्शन, और इसको भी मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ। वीक इंट्रैक्शन के बारे में पहले मैं एक नोट यहाँ पे आपको बता दूँ, भैया कि लेप्टॉन्स हैव नो कलर। लेप्टॉन की प्रॉपर्टी क्या है? उस पर चार्ज होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। तो कलर ना होने की वजह से लेप्टॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स में इंट्रैक्शन नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन करते हैं। अब न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो में भी कोई चार्ज नहीं होता, तो इस रिस्पेक्ट से वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू इंट्रैक्शन नहीं करते, लेकिन न्यूट्रिनो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक लेप्टॉन्स की जो फैमिली है उसमें न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की एक सिग्निफिकेंस है, तो वीक इंट्रैक्शन के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, अब जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन देखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन में ये देखा था कि कलर इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी, और क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में ये देखा था कलर इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोई ऐसे इस तरह की स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं है जो हम कह सकें दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीक इंट्रैक्शन। अलबत्ता एक एनालॉजी ज़रूर बताई जाती है कि जैसे कलर चार्ज है उसी तरह से वीक चार्ज है। जस्ट ये एक एनालॉजी है, ये ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। आप पहचान की खातिर ये कह सकते हैं कि जैसे उसमें कलर चार्ज एक्सचेंज हो रहा है, इसी तरह यहाँ पे एक वीक चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है उसी तरह से वीक चार्ज एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, ये इंट्रैक्शन भी दो तरह की है। स्ट्रॉन्ग फोर्स की जस्ट एक टाइप थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की एक टाइप थी, लेकिन यहाँ पे मीडिएटर्स दो तरह के, इस वजह से ये इंट्रैक्शन भी दो तरह की होगी। एक न्यूट्रल इंट्रैक्शन है दैट इज़ मीडिएटेड बाय द जी बोजान,
और एक चार्ज इंटरेक्शन है दैट इज़ मीडिएटेड बाय द W+ और W-। तो पहले हम न्यूट्रल इंटरेक्शन की बात करते हैं। न्यूट्रल अगर वर्टेक्स आप देखें, न्यूट्रल वर्टेक्स इस तरह से है कि आपके पास एक फर्मियन आ रहा है। अब फर्मियन की जब मैं बात करता हूँ तो फर्मियन में लेप्टॉन्स भी आ जाते हैं, कल जो क्लासिफिकेशन देखी थी, फर्मियंस में क्वार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन पहले मैंने आपको एक नोट बता दिया है कि लेप्टॉन्स सारे नहीं होंगे, लेप्टॉन्स में सिर्फ न्यूट्रिनो होंगे। तो यहाँ पे फर्मियन आ रहा है और इसका अपर पार्ट आपको डेफिनेटली पता है, जैसे पहले हम कर चुके हैं कि जस्ट एक पार्ट दिखाया गया यहाँ पे, तो अनदर पार्टिकल कहीं से आएगा, इनके दरमियान एक्सचेंज क्या होगा, वो जी बोजान एक्सचेंज होगा और ये फर्मियन दूसरी तरफ चला जाएगा। तो फर्मियन में भी लेप्टॉन और क्वार्क। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो स्कैटरिंग है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि एक न्यूट्रिनो है दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द म्यूऑन। ये म्यूऑन के साथ एसोसिएटेड न्यूट्रिनो पार्टिकल है। वो किसके साथ जो है इंट्रैक्शन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है, ठीक है। और उस इंट्रैक्शन के थ्रू ये, क्योंकि एक स्कैटरिंग प्रोसेस है, ये डिके प्रोसेस नहीं है, ठीक है, या एक्सचेंज प्रोसेस नहीं है, तो इस वजह से इसमें वापस भी आपको एक न्यूट्रिनो पार्टिकल मिला और एक इलेक्ट्रॉन मिला। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, इसकी अगर आप फाइनमैन डायग्राम ऑब्जर्व करें, फाइनमैन डायग्राम में ये पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इधर से एक म्यूऑन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, आपको सबसे पहला लेक्चर याद हो, सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था, दैट वाज क्रॉस्ड प्रिंसिपल। इसी प्रोसेस को अगर आप क्रॉस कर लें, क्रॉस करने का मतलब कि इस लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये बनेगा पॉजिट्रॉन, और राइट साइड वाले इलेक्ट्रॉन को जब लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, वो भी पॉजिट्रॉन बनेगा। तो अब जो राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन था आउट गोइंग, वो बिहेव कर रहा है एज इनकमिंग पॉजिट्रॉन, और जो लेफ्ट साइड पे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो बिहेव कर रहा है आउट गोइंग पॉजिट्रॉन। तो फिर न्यूट्रिनो को आप इसी तरह एक्सचेंज करें, न्यूट्रिनो जो लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे जाके एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा, और जो राइट साइड वाला न्यूट्रिनो है वो लेफ्ट साइड पे आके एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो क्रॉस प्रिंसिपल के थ्रू आप इसको देख सकते हैं। और डायग्राम इसकी चेंज होगी या सेम रहेगी? डायग्राम पे क्योंकि चार्जेस मेंशन नहीं है तो डायग्राम सेम रहेगी। वो आप देख सकते हैं कि ये इनकमिंग पॉजिट्रॉन है, ये आउटगोइंग पॉजिट्रॉन है, ठीक है, और ये जो है इनकमिंग एंटी म्यूऑन है और न्यूट्रिनो है, सॉरी, और ये आउटगोइंग एंटी न्यूट्रिनो है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज न्यूट्रॉन प्रोटॉन। या तो लेप्टॉन होगा या क्वार्क होगा। प्रोटॉन इज बेसिकली बाउंड स्टेट ऑफ द क्वार्क्स। तो ये प्रोसेस इस तरह से है। यानी कि इतना पार्ट आप इस ट्राइंगल को हाफ कर लें तो इस पार्ट को आप कह सकते हैं कि ये प्रोटॉन है, ये इनकमिंग प्रोटॉन है, ठीक है। तो और यहाँ से ये इनकमिंग न्यूट्रिनो है, और ये अगर आप देख लें ये डाउन क्वार्क और ये अप क्वार्क और ये अप क्वार्क, ये वाला हिस्सा आप मिला लें तो ये आउटगोइंग प्रोटॉन है। तो ये इनकमिंग प्रोटॉन है, ये इनकमिंग न्यूट्रिनो है। इनके दरमियान क्या एक्सचेंज हुआ? इनके दरमियान एक्सचेंज हुआ जी बोजान। और आउटगोइंग में आप देख लें ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रिनो है। तो ये इस तरह से फाइनमैन डायग्राम इसकी बनाई जा सकती है। और अब एक छोटा सा कंपैरिजन हम कर लेते हैं फोटॉन का और जो जी बोजान है, इनके ये जो दोनों मीडिएटर्स हैं इनके इंट्रैक्शन में क्या फ़र्क होगा। अगर आप देखें जो इलेक्ट्रॉन दैट वाज बेसिकली कूलम रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, तो कोई QED के अंदर क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपने इस तरह से ड्रा की थी जिसमें एक्सचेंज पार्टिकल है फोटॉन।
और उसके कंपैरिजन में अगर इसी को आप लेके चलें, इसमें क्यू जो वीक इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन में इनके दरमियान जी बोजान भी एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये इनमें एक प्रॉपर डिफरेंस है जी। अब आ जाते हैं चार्ज वीक इंट्रैक्शन की तरफ। पहले तो हमने जो है न्यूट्रल इंट्रैक्शन देखी, अब चार्ज वीक इंट्रैक्शन की अगर बात करें तो उसका वर्टेक्स दिखाया गया है। वर्टेक्स ये है कि एक हाँ जी, तो ये कैसे है? हाँ, ये एक मैंने बताया है कि ये एक स्पेशल प्रोसेस है जो दिखाया गया है यहाँ पे। जो पहले स्कैटरिंग हुई है थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, वो सेम स्कैटरिंग यहाँ पर पॉसिबल है थ्रू द जी बोजान, ओनली थ्रू द जी बोजान, नॉट थ्रू द W प्लस और W माइनस। जी, अब W माइनस का एक वर्टेक्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रिनो है। अब न्यूट्रिनो ये कौन सा है? अगर आप पिछले प्रोसेस देख, इसमें इन्वॉल्व है, और ये जो न्यूट्रिनो है ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं है, ये म्यून न्यूट्रिनो है। प्रोसेस भी पॉसिबल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है इक्वेशन में भी दिखाया गया है कि अगर लेप्टॉन पॉजिटिव है यानी कि एंटी लेप्टॉन है, तो एंटी लेप्टॉन से एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और उसमें क्या एक्सचेंज होगा? उसमें W प्लस एक्सचेंज होगा। यहाँ पे W माइनस एक्सचेंज हो रहा है, उसमें W प्लस। फिर उसकी डायग्राम सेम बनेगी या डिफरेंट बनेगी? फाइनमैन डायग्राम सेम होगी, बस एक चेंज करना पड़ेगा कि इसको W माइनस की बजाय हम W प्लस कह देंगे। तो जस्ट लेबलिंग चेंज होगी, बाकी डायग्राम में कोई चेंज नहीं है जी। तो अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज़ म्यूऑन न्यूट्रिनो स्कैटरिंग। आपके पास म्यूऑन न्यूट्रिनो स्कैटरिंग है, मसलन एक म्यूऑन आया, ठीक है, और यहाँ से जो है एक न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आ रहा है। तो म्यूऑन से क्या बना? म्यूऑन से उसका एक न्यूट्रिनो पार्टिकल बन गया और न्यूट्रिनो से एक इलेक्ट्रॉन बन गया। इनके दरमियान स्कैटरिंग प्रोसेस को हम चेंज कर सकते हैं डिके प्रोसेस में। ये इसकी यहाँ पे एक इस डायग्राम की इंपॉर्टेंस है। कैसे इसको चेंज किया जा सकता है? इस तरह से चेंज किया जा सकता है। अगर इस इक्वेशन में आप देखें, इस इक्वेशन में जो न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, इस इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को क्रॉस प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप राइट साइड पे ले आएँ तो राइट साइड पे जाके ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बन जाएगा। अब